के लास्ट के 30-40 डेज़ में स्टूडेंट्स अगर प्रिपरेशन करता है, स्टिल इट विल बी पॉसिबल कि उनको सीओईबी जैसे कॉलेज, वीजेटीआई, वीआईटी, पीआईसीटी ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है। मॉक टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने एक टेक्निक यूज़ की है जो है कि मैं डेली रिएक्शंस लिखती थी। मेरे पास एक बुक थी, उस पे मैंने रोज़ उठ के या फिर आप जब भी स्टडी करने को बैठते हो उसके पहले केमिस्ट्री के रिएक्शन सारे लिख दो। मेन पार्ट दैट आई हैड एज माई हिंड्रेंस वाज कि मेंटल हेल्थ या फिर इतने सारे टाइम के लिए मोटिवेटेड रहे। तो मैंने फिज़िक्स में ये वन पेज स्ट्रैटेजी फॉलो की थी जो मुझे महेश केंद्रे सर ने बताई थी। और जैसे अभी आपने कहा कि मैथ्स में जेईई लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आई वुड से कि अभी हम जैसे जैसे आगे जा रहे हैं, कंपटीशन भी बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसकी लेवल तो बढ़ेगी। हाय एवरीवन, दिस इज समीर। वेलकम टू दिस टॉपर्स इंटरव्यू सीरीज। आज का ये इंटरव्यू काफ़ी स्पेशल होने वाला है। आज मेरे साथ है सुरभि निकम, जिसने MHTCT 2024 एग्ज़ाम में 98.33 परसेंटाइल स्कोर किए। आज इस इंटरव्यू में सुरभि आप सभी स्टूडेंट्स को गाइड करेगी कि आपको लास्ट के 30 डेज़ में कैसे प्रिपरेशन करना है और क्या क्या ऐसी टिप्स एंड स्ट्रेटजी आप फॉलो कर सकते हो जिससे जो है आप CET एग्ज़ाम में एक अच्छे परसेंटाइल स्कोर करके टॉप 5 कॉलेजेस में जा सकते हो। आप सभी स्टूडेंट्स का ड्रीम होगा कि मुझे COEP, PICT, VIT ऐसे टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेने का, बट इन टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेना इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हो। तो इन टॉप कॉलेजेस में जाने के लिए आज सुरभि निकम हमारे साथ है, जिसने MHTCT में काफ़ी अच्छे परसेंटाइल स्कोर किया है। आप सभी स्टूडेंट्स को अपनी जर्नी जो है वो शेयर करेगी एंड आपको गाइड भी करेगी। तो लेट्स स्टार्ट दिस इंटरव्यू। और सबसे पहली चीज़ तो आप सभी स्टूडेंट्स को मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ये इंटरव्यू देख रहे हो तो एंड तक ज़रूर देखना, तभी आप सभी स्टूडेंट्स को इस इंटरव्यू का बेनिफिट होगा। अदरवाइज कुछ आपको यूज़ नहीं होने वाला है। तो इंटरव्यू को एंड तक ज़रूर देखना, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरव्यू को। जो भी पहली बार इस चैनल पे आए होंगे, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना, इस इंटरव्यू को लाइक ज़रूर करना एंड अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना। तो सबसे पहले सुरभि, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सुरभि निकम और करंटली मैं वीआईटी पुणे में सीएस कोर ब्रांच पढ़ रही हूँ। मुझे 98.33% स्कोर आया था एमएचटी सीईटी 2024 में और मेरा रैंक 4842 था। ओके, नाइस। सो तुम मुझे बताओ कि आपने एमएचटीसीटी की प्रिपरेशन कैसे और कब स्टार्ट किया था? तो बेसिकली मैंने एमएचटी सीईटी की प्रिपरेशन 11th स्टैंडर्ड से ही स्टार्ट की थी। तो उसके लिए मैंने महेश केंजरे सर का सह्याद्री ट्यूटोरियल सी क्लास ज्वाइन किया था, जो उनका ऑफलाइन क्लास सातारा में है। तो बेसिकली मैंने पहली बार उनका जो ब्रिज कोर्स है वो रेफ़र किया था। वो उनका ब्रिज कोर्स उनके यूट्यूब चैनल पे अभी भी है, वो आप सब लोग जाके रेफ़र कर सकते हो। तो मुझे वो ब्रिज कोर्स से बहुत ज़्यादा हेल्प हुई, क्योंकि जब हम 10th स्टैंडर्ड से 11th में जाते हैं तो वी शुड टेक केयर कि हमारे जो बेसिक्स है वो क्लियर रहना चाहिए। एंड दैट हेल्प मी अ लॉट, क्योंकि उनके जो ब्रिज कोर्स के वीडियोस थे वो काफ़ी डीप अंडरस्टैंडिंग वाले थे। और जब मैंने 11th स्टैंडर्ड में एमएचटी सीटी का प्रिपरेशन स्टार्ट किया, वहाँ पे मुझे उसकी बहुत हेल्प हो गई। तो मैंने 11th स्टैंडर्ड से एमएचटी सीटी का प्रिपरेशन चालू किया। एज यू सेड कि तुमने 11th स्टैंडर्ड से प्रिपरेशन स्टार्ट किया, बट द सिचुएशन इज़ वेरी डिफरेंट हियर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी 0% प्रिपरेशन हुई है, या फिर ऐसे कोई कोई स्टूडेंट है जिनकी 10 या 20% प्रिपरेशन हुई है। जस्ट नाउ बोर्ड एग्जाम्स आर ओवर। तो अभी मुझे बताओ कि ये लास्ट के 30-40 डेज में स्टूडेंट्स अगर प्रिपरेशन करता है, स्टिल इट विल बी पॉसिबल कि उनको सीओईबी जैसे कॉलेज, वीजेटीआई, वीआईटी, पीआईसीटी ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है। सी म ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जिनका सिर्फ, जैसे आपने कहा, 20-30% प्रिपरेशन हो चुका होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है वही 20-30 प्रिपरेशन आपकी स्ट्रेंथ बन सकती है। अगर आपने अभी से भी चालू कर दिया तो भी आई डोंट थिंक कि वो इतना डिफ़िकल्ट है आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए। आपको सिर्फ ये जो लास्ट का 1 मंथ है उसमें डेडिकेटली विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन प्रिपेयर करना है। और जो आपका थोड़ी-सी भी जो भी प्रिपरेशन हो चुकी हो, उसको आपको स्ट्रेंथ बनानी है और उसके हिसाब से आपको बाकी का प्रिपरेशन करना है। ओके, सो इतने अच्छे परसेंटाइल स्कोर करने के लिए मुझे ये बताओ कि तुमने कितने ऐसे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस किए होंगे? मॉक टेस्ट कितना इम्पोर्टेंट होता है सीटी के प्रिपरेशन के लिए, मुझे ये बताओ? तो मैंने जो 2 साल प्रिपेयर किया उसमें से मैंने एक ही कंक्लूड किया है कि मॉक टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। और मिनिमम मॉक टेस्ट आपको 20 टू 30 तो देने ही चाहिए। सो बेसिकली मैंने मॉक टेस्ट के लिए राइजिंग एजुकेशन का बूस्टर बैच रेफर किया था।
उसमें आप सब लोग को जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स है वो सॉल्व करके दिए हुए हैं, वो आप रेफर कर सकते हो। और उसके साथ ही महेश केंजरे सर की जो क्रैश कोर्स की बैच थी वो भी मैंने ज्वाइन की थी। उसमें उनका संघर्ष बैच करके एक क्रैश कोर्स था, वो मैंने रेफर किया। तो मुझे बूस्टर बैच और संघर्ष बैच दोनों का बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है मेरे प्रिपरेशन में। और जो भी मैंने मॉक टेस्ट में मेरे इम्प्रूवमेंट्स हुए थे, वो सारा क्रेडिट मैं इन 2 बैच को दी। और मॉक टेस्ट में तुम्हारा ऐसा बहुत देखा गया है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना मॉक टेस्ट देने से घबराते हैं और डरते हैं, एंजाइटी फिर होती है उनको कि मेरा स्कोर नहीं आएगा, मेरा सिलेबस नहीं होगा। क्या तुम्हें लगता है ये अप्रोच सही है स्टूडेंट्स की? मॉक टेस्ट हम एंड में देंगे जब एग्जाम आएगा, 1 हफ्ते पहले तब देंगे। दिस इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू यू? नो, ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला मॉक टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरा भी इनिशियल स्कोर बहुत अच्छा नहीं था, मेरा इनिशियल स्कोर भी 107 110 ऐसा लाइक 100 टू 110 20 तक ही था, बहुत अच्छा नहीं था। लेकिन आई वॉज सो श्योर कि मुझे मॉक टेस्ट स्किप नहीं करते, क्योंकि मॉक टेस्ट अगर आपने स्किप किए और डायरेक्टली जाके सीटी एग्जाम दी तो दैट क्रिएट्स लाइक पैनिकनेस इन। तो बेसिकली आपको मॉक टेस्ट देने हैं। अगर स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है, मैं समझ सकती हूँ कि घबराहट होती है, लेकिन आपको ट्राई करते रहना है। श्योरली आपके मार्क्स इम्प्रूव हो जाएंगे। और सीईटी के मेन एग्जाम से पहले मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपका स्कोर ऑब्वियसली इम्प्रूव हो चुका होगा। यस, जैसे सुरभि ने कहा, दिस इज परफेक्ट। तुम ऐसे नहीं है कि ऐसा ऐसी थिंकिंग भी नहीं लानी चाहिए तुम्हें कि मेरा सिलेबस होगा तब तुम मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करोगे। एज अर्ली एज पॉसिबल यू हैव टू स्टार्ट योर मॉक गिविंग मॉक टेस्ट, क्योंकि ग्रेजुअली स्कोर इंक्रीज होता है। इवन हर टॉपर, जितने इंटरव्यूज आप देख लो, जितने पॉडकास्ट आप देख लो, सब टॉपर्स का मैंने देखा है कि उनका स्कोर जो है ग्रेजुअली 100 बिलो, 70 बिलो आता है। देन उसके बाद एग्जाम में आपका स्कोर आता है 135, 140, 150, 160, ऐसे स्कोर जाता है। तो दैट इज बिकॉज ऑफ ऑल मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट जितना ज़्यादा हो सकता है प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सुबह ये रहेगा कि अभी सब्जेक्ट वाइज भी थोड़ा सा स्टूडेंट्स को गाइड करो कि मुझे तो ये बताओ, पहले तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? तो बेसिकली मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट था केमिस्ट्री। वो ऐसा है क्योंकि केमिस्ट्री में ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं रहते, दैट इज़ अ वेरी थ्योरी पार्ट ऑफ सब्जेक्ट। तो जब भी मैं बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करती थी या फिर सीईटी के लिए, तो मुझे बहुत इजी पड़ता था केमिस्ट्री पढ़ना, क्योंकि केमिस्ट्री में हमको ज़्यादा कुछ सॉल्व करना नहीं रहता, सिर्फ लर्न करना रहता है। और एक बात आपका जो बाय हार्ट हो गया ना, तो आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में भी कोई भी दिक्कत नहीं आती। तो केमिस्ट्री में आपको ज़्यादा फोकस करना है, वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो न्यू रिएक्शन है, बाकी के रिएक्शन है, या फिर जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर होता है, वो आपको बाय हार्ट करना है। क्योंकि सीईटी में आई वोंट से कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आते हैं। जो मैंने ऑब्जर्व किया दैट इज कि आपने अगर सिर्फ हमारा महाराष्ट्र बोर्ड का टेक्स्ट बुक भी रेफर किया ना, तो भी इट इज़ वेरी इनफ। क्योंकि क्या होता है कि जो क्वेश्चन होता है वो एग्जैक्ट कभी कभी सीईटी में आ जाता है, कि हमको सिर्फ एक रिएक्शन दी जाती है और उसके आगे का पार्ट है वो हमको सिर्फ ऑप्शन में से चूज करना होता है। तो अगर आपका टेक्स्ट बुक बाय हार्ट है, पूरा आपने वो कवर किया है, तो आई डोंट फील कि वो इतना इम्पोर्टेंट है केमिस्ट्री पढ़ना। और उसके बाद भी केमिस्ट्री सॉल्व करते वक्त हमको बहुत कम टाइम लगता है। अगर आपका टेक्स्ट बुक क्लियर है, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, और जो फॉर्मूलाज रहते हैं जो फिजिकल केमिस्ट्री में है, वो भी अगर आपके क्लियर है, तो बहुत कम टाइम में आपका केमिस्ट्री कवर हो जाता है और ज़्यादा लोड भी लेने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट इज़ वाई केमिस्ट्री इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट। जैसे अभी लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिफिकल्ट सब्जेक्ट भी होता है केमिस्ट्री। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफिकल्टीज आती है, केमिकल रिएक्शंस इतने सारे, नेमिंग रिएक्शंस, केमिकल इनऑर्गेनिक में इतने सारे रिएक्शंस है, ऑर्गेनिक में इतने सारे रिएक्शंस है। उसको तुमने कैसे बाहर किया था? तुमने कैसे, ऐसे क्या ट्रिक्स से तुमने वो सारी फॉर्मूला, सारे रिएक्शंस को याद रख लिया? ओके। सो इनिशियली मुझे भी बहुत हार्ड जाता था सारे रिएक्शंस याद रखना, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता था कि सारा सेम ही है, ऐसा सब कुछ मिक्स हो जाता था। तो मैंने एक टेक्निक यूज़ की है, जो है कि मैं डेली रिएक्शंस लिखती थी। मेरे पास एक बुक थी, उस पे मैंने रोज़ उठ के, या फिर आप जब भी स्टडी करने को बैठते हो उसके पहले केमिस्ट्री के रिएक्शन सारे लिख दो। मे इट बी द नेम रिएक्शंस और द अनदर नॉर्मल रिएक्शंस। तो आपको जो आप लिख रहे हो, जस्ट टेक केयर कि आप सिर्फ रट के नहीं लिख रहे हो, आपको बाय हार्ट करना है और फिर बिना देख के लिखना है। तो दैट हेल्प मी अ लॉट। और उसके बाद भी अगर आपको जो फॉर्मूलाज है वो अगर आपको हार्ड जा रहे हैं, तो मैंने उसके लिए एक पेज लिया था, उसके उस पर टॉपिक वाइज मैंने सारे फॉर्मूलाज नोट डाउन किए थे, और वो फॉर्मूलाज मैं रोज नहीं लिखती थी।
आई फॉलोड द टेक्निक कि जब भी मैं एमसीक्यू सॉल्व करने को बैठती थी, उसके पहले मैं वो सारे फॉर्मूलेज़ एक बार रिवाइज़ कर लेती थी। सो व्हेन आई वाज़ सॉल्विंग द एमसीक्यूज़ मैंने ज़्यादा रिवाइज़ या फिर ज़्यादा हार्ड नहीं जाता था सारे एमसीक्यूज़ सॉल्व करना। तो डेली रिएक्शंस लिखो, उससे आपको जो आपका रिएक्शंस का जो बेस है या फिर जो कांसेप्ट है वो सारा क्लियर हो जाता है। और डेली जो आपके फॉर्मूलेज़ है वो एक नोट्स पे बना के रखो और डेली रिवाइज़ करो। दैट वाज़ माय टिप। ओके, नाउ टेल मी कि डिफिकल्ट पार्ट क्या था तुम्हारे प्रिपरेशन ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन? ऐसा क्या डिफिकल्ट लगता था कि ये मुश्किल है मेरे लिए? ओके, सो अगर स्टडी के पार्ट में बोलो तो मुझे स्टडीज़ में सारा सेम ही लगता था। लेकिन द मेन पार्ट दैट आई हैड एज़ माय हिंड्रेंस वाज़ कि मेंटल हेल्थ या फिर इतने सारे टाइम के लिए मोटिवेटेड रहना। और आई एम प्रिटी श्योर कि सारे बच्चों का यही प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि देखो हम 2 साल कंटिन्यूअसली पढ़ाई करते हैं। कंटिन्यूअसली हमारे ऊपर वो प्रेशर रहता है कि हमको प्रिपरेशन करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो आई ऑल्सो हैड दैट थिंग, मुझे भी प्रेशर था। बट आई टुक केयर ऑफ दैट कि जो भी आपको प्रेशर है ना, वो आपको ज़्यादा भी ओवरलोड नहीं करना है। आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप एक शेड्यूल बना के रखो, उस शेड्यूल को फॉलो करो। क्योंकि जब आप शेड्यूल को फॉलो करते हो ना, तो एट द एंड ऑफ द डे आपको एक सेटिस्फेक्शन होता है कि आज जो मैंने डिसाइड किया था कि आज मैं ये करने वाली हूँ, तो वो सब हो चुका है। तो वो जो प्रेशर रहता है ना कि मेरा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो ग्रेजुअली कम हो जाता है। एंड आई थिंक मेंटल हेल्थ में मुझे मेरे पेरेंट्स की और टीचर्स की बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है, क्योंकि कहीं न कहीं हमको वो मॉरल सपोर्ट लगता ही है। और मुझे वो मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स के थ्रू मिल गया था। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर देम, क्योंकि मेंटल हेल्थ अगर ठीक हो ना तो सारा प्रिपरेशन एकदम स्मूथली हो जाता है। तो मेक श्योर कि आप अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखो एंड जस्ट मेक अ शेड्यूल एंड फॉलो इट, दैट्स द ट्रिक। ओके, नाइस। काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, वो कॉमन क्वेश्चन है, थोड़ा स्टूडेंट्स को इसमें डिफ़िकल्टीज़ भी आती है फिज़िक्स सब्जेक्ट में। लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स की ऐसी थिंकिंग होती है कि मैं 100 में से 80 मैथ्स में स्कोर कर लूँगा या कर लूँगी और केमिस्ट्री में 40 प्लस। तो यहाँ से हम लोग का स्कोर 120 प्लस और फिज़िक्स में मेरा 20 भी आएगा तो भी मेरे को आ जाएँगे 98, 99% आए। ये अप्रोच सही है क्या स्टूडेंट्स की? मतलब फिज़िक्स को कम ध्यान देना ये सही है? फॉर फिज़िक्स डिफ़िकल्ट उन लोग को लगता है, अगर फिज़िक्स डिफ़िकल्ट है तो उसको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? ओके, सो बेसिकली जो एक कॉमन अप्रोच रहता है वो रहता है कि स्टूडेंट्स पहले मैथ्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, फिर फिजिक्स को और फिर केमिस्ट्री को। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि केमिस्ट्री एज अ सेड इज़ अ वेरी सिंपल सब्जेक्ट। और सिंपल कहने से ज़्यादा है कि वो अगर आपने बाय हार्ट कर दिया तो वो हो जाता है। लेकिन एज यू सेड कि फिजिक्स में हमको ज़्यादा डेरिवेशंस होते हैं या फिर स्टेप वाइज हमको सब प्रूव करना रहता है फॉर बोर्ड्स। तो यस, फॉर बोर्ड्स आप लोग वो तैयार करो कि जैसे बोर्ड्स में हम स्टेप वाइज लिखते थे ना, इवन इन 10th स्टैंडर्ड वी हैड के स्टेप्स चाहिए, स्टेप्स को मार्क्स रहते हैं। यस, बोर्ड्स में वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन जब आप सीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, मेक श्योर कि आपके जो फॉर्मूलाज है वो बाय हार्ट है। क्योंकि मैंने जो एमसीक्यू सॉल्व किए या फिर पीवाईक्यू सॉल्व किए थे, उस वक्त मैंने ये ऑब्जर्व किया कि नॉट नेसेसरी कि पीवाईक्यूज ही आ रहे हो, लेकिन अगर आपके फॉर्मूलाज क्लियर है ना, तो कैसा भी क्वेश्चन आए या फिर वो ट्विस्टेड हो या फिर उन्होंने थोड़ा सा एक्सचेंज करके भी पूछा हो, अगर आपके फॉर्मूलाज ठीक है ना, तो सब कुछ एकदम आराम से सॉल्व होता है। तो मैंने फिजिक्स में ये वन पेज स्ट्रैटेजी फॉलो की थी, जो मुझे महेश केंद्रे सर ने बताई थी। तो बेसिकली आपको इसमें क्या करना है कि एक पेज लेना है और उस पे अगर आपका पहला टॉपिक है रोटेशनल डायनामिक्स, तो यू हैव टू जस्ट रीड दैट टॉपिक, गो थ्रू इट। और उसमें जो जो फॉर्मूलेज है जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस है, क्योंकि फिजिक्स में सीईटी में नॉट नेसेसरी कि सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही आए, कभी कभी थियरी क्वेश्चंस भी होते हैं। और आई एम वेरी श्योर कि वो टेक्स्ट बुक में से ही होते हैं। जैसा का जैसा क्वेश्चन उधर सीईटी में होता है, सिर्फ एक दो वर्ड्स नहीं रहते, वो आपको ऑप्शन से चूज करने रहते हैं। तो अगर आपका टेक्स्ट बुक पूरा का पूरा क्लियर है तो वो हो जाता है। तो एज़ आई सेड, वन पेज स्ट्रैटेजी में क्या करना है, हमको एक पेज लेना है, उसके पार्ट्स बनाना है। और जैसे-जैसे आप वो चैप्टर के थ्रू जा रहे हो, आपको वो फॉर्मूल्स लिखने हैं उसपे। एक बार आपने लिख दिए ना, उसके बाद क्या करना है कि एमसीक्यूज़ के पास जाना है। हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होता कि जो क्वेश्चंस और फॉर्मूलेज़ हमारे टेक्स्ट बुक में है, वही उधर हो। पीवाईक्यूज़ में बहुत सारे टू स्टेट क्वेश्चंस है। तो क्या होता है कि जब हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, तो हमको बहुत सारे नए फॉर्मूलेस भी मिल जाते हैं। नए इन द सेंस ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी कंसेप्ट ही नहीं हो।
एक ही सेम फॉर्मूला रहता है लेकिन वो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स में रहता है। तो वो टाइप्स भी हमको उस वन पेज स्ट्रैटेजी के नोट्स में ऐड करने हैं। क्योंकि बाद में अगर जब हम रिवाइज कर रहे हो ना तो यू गेट इट वेरी इजी कि हम एक ही जो हमारा रिवीजन है उसमें सारे हमारे फॉर्मूलेस रिवाइज हो जाते हैं। और फिर बाद में अगर अभी 1 महीना जैसा रह गया तो इधर हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमको टाइम भी मैनेज करना है। तो टाइम मैनेज करना है तो ऑब्वियसली आपको अपनी नोट्स बेस्ट ही रखें। तो वो जो नोट्स है उसमें आप सारे क्वेश्चंस या फिर जो फॉर्मूलेज है वो एकदम ग्रुप अप कर दो और टॉपिक वाइज वो सब लिख दो। वैसे मेरे भी नोट्स थे, मुझे उसी के वजह से बहुत हेल्प हुआ है क्योंकि जब टाइम कम रहता है हमको थोड़ा सा टेंशन होता है कि अभी पेपर नज़दीक आ रहे हैं वगैरह। तो दैट हेल्प मी अ लॉट। मैंने वन पेज स्ट्रैटेजी फॉलो की और हर बार जब मैं पेपर या फिर मॉक टेस्ट देने जा रही थी उसके पहले मैंने वो वन पेज स्ट्रैटेजी फॉलो की, वो एक बार रिवाइज की एंड दैट हेल्प मी अ लॉट। यस, जैसे सुबह ने बताया वन पेज स्ट्रेटजी, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स को बहुत बूस्ट किया है। मतलब जितने जो स्टूडेंट्स ने लास्ट ईयर ये वन पेज स्ट्रेटजी को फॉलो किया है, मैं देख रहा हूँ उनकी प्रिपरेशन एज वेल एज उनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया। सबसे मेन चीज़ क्या है कि आप वन पेज स्ट्रेटजी फॉलो करते हो ना, तो पीसीएम में टोटल आपके 47 चैप्टर्स 12th में है एंड देन 30 चैप्टर्स आपके इसमें 11th के सब्जेक्ट्स में। तो ऐसा मिला के कुछ 73 टू 74 चैप्टर्स। इतने सारे चैप्टर्स को एट अ टाइम रिवाइज करना इज वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर एवरीवन। कोई सबके लिए डिफिकल्ट होता है, बट अगर इफ यू हैव मेड वन बेस्ड स्ट्रेटजी नोट्स देन यू कैन रिवाइज इट। बहुत ही जल्दी आपका रिवीजन हो जाएगा उससे। तो यू हैव टू फॉलो दैट। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैथ्स कैसे, ऐसा देखा गया है कि मैथ्स का जो लेवल है अभी अभी जो सीटी एग्जाम में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे कैलकुलस वाला हो गया पार्ट, वेक्टर्स वाला हो गया, तो ये जेई लेवल के आ रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी से ही पैनिक हो रहे हैं कि मैथ्स पूरा जो है वो जेई पे शिफ्ट हो गया है और मैथ्स के जो क्वेश्चंस है वो हमसे सॉल्व नहीं हो रहे। तो उसके लिए कैसे इन लोग स्टूडेंट जो है अप्रोच करें एंड वो कैसे क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं? Okay, so first of all I would say कि मैथ्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इन सीट। क्योंकि हमको पता है मैथ्स में एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए होता है, तो ऑब्वियसली इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे अभी आपने कहा कि मैथ्स में जेई लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आई वुड से कि अभी हम जैसे जैसे आगे जा रहे हैं कंपटीशन भी बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली जो एंट्रेंस एग्जाम है उसकी लेवल तो बढ़ेगी। लेकिन द थिंग इज वो हमें इम्प्रूव करना है, हमें अपने अंदर हो जो हमारी कैपेबिलिटी है वो इम्प्रूव करनी। लेकिन मैं ऐसा भी नहीं कहूंगी कि पूरा का पूरा लेवल ही जेई का हो गया है। आई वुड से कि अभी उन लोगों ने ट्विस्टेड क्वेश्चंस डालना शुरू किया है। पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते थे थोड़े फार जो में हमने पीवाईक्यूज में देखे रहेंगे। लेकिन अब जो क्वेश्चंस रहते वो जेई लेवल के हमको क्यों लगते, क्योंकि दे आर नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, थोड़ा सा ट्विस्ट रहता है, थोड़ा सा फॉर्मूलेज में भी ट्विस्ट रहते हैं। तो बेसिकली मैंने जो ऑब्जर्व किया मेरे सीईटी के वक्त वो ऐसा था कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत सिंपल होती लेकिन वो बहुत लेंदी भी होते। तो जब मैं मेरे सीडी का पेपर दे रही थी, जब आई वाज ट्राइंग टू सॉल्व, आई ऑब्जर्व कि मुझे एक आध सम सॉल्व हो रहा है, आई नो कि मुझे उसका आंसर आ रहा है, लेकिन उसको इतना टाइम लगा कि बाद में जब टाइम लिमिट कम कम होते जा रहा था तो आई ऑब्जर्व कि मेरे बहुत कम क्वेश्चंस हो गए और टाइम भी बहुत कम रह गया। तो उस वक्त थोड़ा सा पैनिकनेस होता है और वो सबको होता है कि आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन द थिंग इज कि अभी उन लोगों ने ऐसा किया है कि जो सिंपल क्वेश्चन है वो लेंदी आंसर्स रहते हैं। तो इस वक्त मैं आपको एक ट्रिक दूंगी, वो है कि कैंसलिंग द ऑप्शंस। जब आप जो ऑप्शन से कैंसिल करते हो ना, द प्रोबेबिलिटी टू गेट योर करेक्ट आंसर इंक्रीजेस। क्योंकि जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी इवन इन माई मॉक टेस्ट, वी नो कि टाइम मैनेजमेंट इज वेरी नेसेसरी। तो बेसिकली आपको क्या करना है, अगर आप मैथ सॉल्व कर रहे हो तो आपको, अगर आप सॉल्व करते जा रहे हो, नॉट नेसेसरी कि आपको लास्ट के आंसर तक पहुंचना ही है। अगर आप हाफ या फिर 80% आंसर तक भी आए तो जस्ट एक नजर डालो आपने आपके जो ऑप्शन है उस पे, मेक श्योर कि उसमें से 2 ऑप्शंस कैंसिल हो रहे। अगर 2 ऑप्शंस भी कैंसिल हुए ना तो भी बहुत होता है आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करने के लिए। सो दैट मेड मी वेरी यूजफुल इन सॉल्विंग माई एग्जाम्स। एंड ऑल्सो वन मोर ट्रिक आई वुड टेल इज कि कैंसलिंग द क्वेश्चंस और फिर स्किपिंग द क्वेश्चंस। जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे ना, लाइक नॉट ओनली फॉर मैथ्स, फ्रॉम द स्टार्टिंग केमिस्ट्री फिजिक्स, जस्ट मेक श्योर कि यू आर स्किपिंग द क्वेश्चंस दैट आर वेरी लेंदी, या फिर आपको पता है कि आपको इसका आंसर आने वाला है लेकिन यू नो कि उसको टाइम भी बहुत लगने वाला है। तो बेसिकली द ओनली थिंग इन सीटी दैट वी शुड टेक केयर ऑफ इज द टाइम। टाइम अगर हमने आराम से हम पेपर सॉल्व करते रहे तो ऑब्वियसली पेपर अच्छे से कवर नहीं होगा, बाद में पैनिकनेस होता है।
तो हमको क्या करना है, अगर हमने केमिस्ट्री से स्टार्ट किया ना, तो जो हमको आ रहा है, जो हमको पता है कि यही फिक्स ऑप्शंस है हमारे, तो यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन इट एंड जस्ट गो हेड। अगर एक आधा क्वेश्चन है कि जो आपको लग रहा है कि अब मैं ये मुझे आएगा लेकिन उसको टाइम लगेगा, तो यू जस्ट हैव टू मार्क इट, उसमें मार्क का ऑप्शन रहता है। यू जस्ट हैव टू मार्क इट एंड जस्ट मूव अहेड। तो जितना जितना हो रहा है आपका उतना होने दो। लास्ट में जब आपके जो सारे क्वेश्चन है हो चुके होंगे, जस्ट गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस दैट यू हैव मार्क। उसको अगर आप सेकंड राउंड में जाते हो मार्क किए हुए, देन ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चंस व्हिच यू थिंक कि आप सॉल्व कर सकते हो। तो उसके बाद क्वेश्चंस भी कवर रहते हैं। और इवन मैथ्स में भी वैसा ही करना है। सारे क्वेश्चन सॉल्व करते रहे ना तो टाइम ऑब्वियसली नहीं हमको इनफ होता है। तो हो जाते हैं सारे सॉल्व, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन टेक केयर कि अपना टाइम मैनेजमेंट हो रहा है, क्योंकि मैथ्स में लेंदी क्वेश्चन है। मेरे वक्त इंटीग्रेशन जो आया था पहले के शिफ्ट्स में, मुझे ऐसा लगा कि इजी क्वेश्चंस है, तो आई ट्राइड सॉल्विंग ऑल द इंटीग्रेशन क्वेश्चंस। लेकिन मेरे शिफ्ट में आई ऑब्जर्व कि मैं वो बहुत लेंदी थे। मुझे ऑप्शंस तो आ रहे थे लेकिन वो बहुत लेंदी थे। तो उस पर मैंने वही ट्रिक अप्लाई की कि कैंसलिंग द ऑप्शंस एंड देन चूजिंग द राइट ऑप्शन। नाइस। एक ही क्वेश्चन में इसने कितने सारे आंसर्स दे दिए। आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है ये भी इसने सुरभि ने आपको बता दिया। यू हैव टू स्टार्ट विथ केमिस्ट्री बिकॉज केमिस्ट्री ऐसा होता है कि थोड़ा इजी लगता है एंड वहाँ से तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है एंड बाकी के सारे क्वेश्चंस तुम्हारे इजीली सॉल्व हो जाते हैं। वही सेम चीज़ अगर आप फिजिक्स के साथ करोगे, पहला क्वेश्चन नहीं आया, दूसरा क्वेश्चन नहीं आया और थर्ड में तो पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंस ही चला जाता है, देन जो आता है वो भी नहीं करके आओगे। तो जो पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी अभी जैसे सुरभि ने बताया है आप सभी स्टूडेंट्स को, इफ़ यू फॉलो दैट, आप पेपर बहुत अच्छा जाएगा आपका। इवन ये सारी चीज़ें कब प्रैक्टिस करोगे, जैसे मॉक टेस्ट में अभी सब कुछ प्रैक्टिस करोगे तब तुम्हें ना एग्जाम में अच्छा स्कोर आएगा। ये सारी चीज़ें ना अभी जैसे सुरभि या फिर मैं आपको कितना भी एक्सप्लेन करूँ ये एक्सपीरियंस नहीं होगा। आप रियल इसको एक्सपीरियंस कहो, कब करोगे जब आप मॉक टेस्ट दोगे। इसलिए मॉक टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट से बेनिफिट ये होता है कि आपको पूरा लेवल पता चलता है कि लेवल कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। और एज वेल एज बूस्टर बैच में मैंने आपको ना लास्ट ईयर के जो 16 शिफ्ट हुए थे, 2024 में 16 शिफ्ट में पेपर कंडक्ट हुआ था सीईटी का, तो सारे के सारे 16 शिफ्ट के पेपर विथ डिटेल सॉल्यूशंस मैंने एज अ मॉक टेस्ट दिए। उसके प्रीवियस ईयर के 2023 के भी मॉक टेस्ट मैंने दिए हैं, 12 पेपर है वो। उसके बाद चैप्टर वाइज टेस्ट है। मोर देन इनफ है आपके लिए, मतलब वन स्टॉप सोल्यूशन है आपके लिए। वो आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक वगैरह दिया है एंड जितना जल्दी हो सकता है मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है सुरभि कि पीवाईक्यूज कितने रिपीट होते हैं सीईटी एग्जाम में, और पीवाईक्यूज हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो इट इज़ मोर देन इनफ कि हमें अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा क्या? ओके। सो जैसे आपने कहा पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट है क्या, तो यस पीवाईक्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर पीवाईक्यूज आप कर रहे हो तो आपका जो 80% काम है ना पेपर सॉल्व करने में, वो खत्म हो चुका है। क्योंकि सी पीवाईक्यूज में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे काइंड ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं। और वैसे ही क्वेश्चंस हमारे सीईटी में भी आते। तो आई वोंट से कि सेम टू सेम क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन सिमिलर क्वेश्चन जरूर आते हैं सीईटी में। तो पहले आई वुड से कि हमारा जो महाराष्ट्र बोर्ड का टेक्स्ट बुक है ना, वो क्लियर करो। क्योंकि मैंने जैसे पहले ही बोला, सेम टू सेम क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे सीईटी के एग्जाम में, तो ज़्यादा भी कुछ हार्ड लेवल नहीं है। अगर आपका जो बोर्ड का टेक्स्ट बुक है वो कवर अप है तो 40% तो हो ही जाता है। और रही बात पीवाईक्यूज की, तो यस मैंने भी बहुत सारे पीवाईक्यूज सॉल्व किए थे। और ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ कॉपी डाउन करना है या फिर आंसर देख के फिर सॉल्व करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। पीवाईक्यूज आपको आपके मन से करने हैं, उसके लिए जो मैंने वन डे स्ट्रेटजी बताई है वो फॉलो करो, दैट हेल्प मी अ लॉट। और पीवाईक्यूज में कैसा रहता है कि बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं। तो हम जो बोर्ड का जो हमारे टेक्स्ट बुक है वो रेफर करते हैं, उसमें ज़्यादा कुछ काइंड ऑफ क्वेश्चंस नहीं है। लेकिन पीवाईक्यूज के जो रेफरेंस बुक है, जो आप जो भी रेफर कर रहे हो, दैट द बेस्ट। अगर आप वो रेफर कर रहे हो ना तो यू गेट अ वेरी ह्यूज वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। और जब आप वो सॉल्व कर रहे होते ना, तो आपको आपकी जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। एंड जैसे मैंने कहा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है तो ऑब्वियसली सेम टाइप के तो होंगे नहीं, बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। तो उसमें से ही आपको अलग अलग फॉर्मूलेस पता चलते हैं, वो आप फिर से अपने रिवाइज्ड वाले नोट्स में डाल सकते हो। तो पीवाईक्यूज आर इम्पोर्टेंट, लेकिन आप उस भरोसे मत रहना कि सेम टू सेम क्वेश्चन आते। सिमिलर क्वेश्चन जरूर आते, एकदम सेम टू सेम छपा हुआ क्वेश्चन नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आपने सारे एमसीक्यूज गो थ्रू किए, सारे सॉल्व किए हैं, तो आई वुड गारंटी कि सारा का सारा पेपर कवर हो जाता है। पीवाईक्यूज आर मोर देन इनफ आई वुड से। और सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं तो सॉल्विंग में भी ज़्यादा कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं। नाइस सुरभि, ओके।
सो मुझे ऐसे बताओ कि ऐसे कौन-कौन सी कॉमन मिस्टेक्स है जो हर स्टूडेंट करता है या फिर तुम्हारे से भी ऐसी कुछ गलतियाँ हुई होगी प्रिपरेशन में या फिर एग्ज़ाम में जो हमें अवॉइड करना है? So, as I proudly said कि mock tests are the very important part of our preparation. तो कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो है कि स्किपिंग द मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि दे आर द स्ट्रेंथ ऑफ योर प्रिपरेशन। जब आप मॉक टेस्ट दोगे तब आपको समझ आएगा कि आप किस लेवल तक पहुंचे हो, आपका प्रिपरेशन कितना हुआ है। तो दैट हेल्प यू लॉट इन योर प्रिपरेशन। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपके प्रिपरेशन की लेवल कितनी है, हम कितने लेवल तक आ चुके हैं हमारे प्रिपरेशन में, तो आपको वो पेपर जब अपना एक्चुअल पेपर रहता है वो सॉल्व करते हुए आपको एक्सपीरियंस होगा नहीं, तो उस वक्त पैनिकनेस होता है। और दूसरी जो कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं वो है कि टाइम टाइम मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आई वुड से कि जो हम नॉर्मली मॉक टेस्ट देते हैं या फिर प्रैक्टिस टेस्ट देते हैं, हम क्या करते हैं कि अगर 12 बजे टेस्ट स्टार्ट की तो हम 3 बजे तक का टाइमर लगाते हैं। लेकिन सीईटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो अब मैं बताने वाली हूँ वो आपको ध्यान में रखिए कि सीईटी में सीधा टाइमर नहीं चलता है। इट स्टार्ट्स एज अ काउंटडाउन, मतलब 3 आवर्स से वो चालू रहता है। तो बेसिकली आई वुड कंसिडर माई सेल्फ एज वेरी लाइक लकी, क्योंकि मुझे वो पहले आधे घंटे में ही समझ आया था कि ये सब काउंटडाउन चल रहा है। क्योंकि बहुत स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ कि वो सॉल्व करते जा रहे थे, लेकिन जब मैथ्स का पेपर हुआ तब उनके ध्यान में आया कि ये काउंटडाउन चल रहा है। तो बेसिकली काउंटडाउन जब चलता है ना तो आपको बाद में कंफ्यूजन रहता है कि एक्चुअल टाइम हुआ कितना है और बचा कितना है। रिवर्स होता है। या रिवर्स होता है तो बेसिकली वो आपको ध्यान में रखना है क्योंकि रिवर्स टाइम चालू रहता है। तो जब आप पेपर लाइक मॉक टेस्ट भी सॉल्व कर रहे हो, वो आपको कंसीडर करना है। और टाइम मैनेजमेंट जैसे मैंने पहले बताया, पहला केमिस्ट्री को सॉल्व करो, फिजिक्स सॉल्व करो और फिर मैथ सॉल्व करो। दैट वुड हेल्प यू अ लॉट इन योर मैनेजिंग योर द टाइम। And the next mistake that students commonly do is ignoring their mental health or just overloading yourself. ओवरलोड बिल्कुल भी नहीं होना है। सी मेरे बारे में भी आई वुडंट से कि मैं एकदम बिंदास थी या फिर मुझे कुछ भी टेंशन नहीं था। टेंशन सबको होता है। हम सारे स्टूडेंट्स से, हम सारे उस एक फेज़ से गए हुए। तो टेंशन तो सबको होता है, लेकिन उस टेंशन को हैंडल कैसे करना है वो हमारे हाथ में। और द बेस्ट पार्ट इज़ शेयरिंग योर टेंशन विद समवन। आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ ये सब शेयर करो। वो ज़रूर आपकी हेल्प करेगी, क्योंकि अगर आप ओवरलोड कर रहे हो, ओवरबर्डन कर रहे हो, तो फिर आपके प्रिपरेशन में भी एक टेंशन रहता है और फिर दैट अफेक्ट्स योर प्रिपरेशन एंड ऑफ कोर्स योर रिजल्ट। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अगर टेंशन हो रहा है, स्पीक अप विद इट योर फ्रेंड्स, पेरेंट्स और टीचर्स। और इस बारे में अगेन आई वुड कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स और मेरी फैमिली, ऑल्सो माई टीचर महेश केंद्रे सर, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, द मॉरल सपोर्ट दैट वी एवरीवन नीड। उन्होंने मुझे लाइक मेंटली या फिर जहाँ हमको टेंशन होता है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो अगर ये आपको हो रहा है, जस्ट स्पीक अप विथ योर पेरेंट्स एंड लाइक टुडे आई वुड थैंक एवरीवन इन माय फैमिली, माय पेरेंट्स एंड माय टीचर्स, क्योंकि उनके वजह से मुझे वो सपोर्ट मिला। आई वाज एबल टू टैकल माय like load and my tension, and I was able to prepare all of my studies very nicely. नाइस, नाइस। काफ़ी अच्छी बात इन्हें सुरभि ने बताई है। अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना इज़ वेरी नेसेसरी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे लगता है कि हम तो अभी बहुत बड़े हो गए हैं, अभी हम 12th भी एग्ज़ाम हो गया, अब तो हम बहुत बड़े हो गए। आप पेरेंट्स के लिए उतने ही हो, पहले जितने थे अभी भी आप उतने ही हो। पेरेंट्स को जितना हो सकता है इन्वॉल्व करो, हर एक चीज़ में इन्वॉल्व करने का ट्राई करो। तुम्हारे लिए वो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होगा, तुम्हें बाकी किसी की नीड नहीं पड़ेगी। लाइक तुम्हारे टीचर्स एंड योर पेरेंट्स आर मोर देन इनफ। अगर तुम्हें करियर में कुछ हासिल करना है तो। अगर दोस्ती दोस्ती भी ऐसा कर रहे हो ना, फ्रेंड सर्कल भी ऐसा बना रहे हो जिससे कुछ नई चीज़ें आप सीखो, ऐसे फ्रेंड सर्कल में रहो। ऐसे दोस्ती के चक्कर में ऐसे मत जाना। बहुत सारे ऐसे भी आप मैंने देखे हैं स्टूडेंट जो ऐसे फ्रेंडशिप के चक्कर में अपना करियर वेस्ट कर दिया। आप इस चक्कर में मत रहना। ओके, सो अभी हम लोग के इंटरव्यू के कंक्लूजन में आते हैं, बट बिफोर कंक्लूडिंग दी दिस इंटरव्यू आई वुड लाइक टू आस्क कि तुम्हारा अभी कॉलेज लाइफ कैसे चल रहा है? अभी इतने अच्छे कॉलेज में जाने के बाद कैसे फील हो रहा है? ओके, तो जैसे मैंने बोला, मैं अभी बीआईटी पुणे में सीए स्कूल ब्रांच पढ़ रही हूँ एंड आई थिंक इट इज़ द बेस्ट एक्सपीरियंस। क्योंकि जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हो, तो आपका एक ड्रीम होता है कि मुझे इस कॉलेज में जाना है, या फिर आपका एक होता है कि मुझे कॉलेज लाइफ एंजॉय करनी है। तो बहुत अच्छी है मेरी कॉलेज लाइफ। प्रोफेसर्स आर वेरी गुड।
वो हमें हर एक बात में हेल्प करते रहते। हमारा जो रिसर्च पेपर का वर्क होता है या फिर हमारे प्रोजेक्ट्स रहते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रहते हैं, बहुत कुछ नया सीखने को मिल रहा है अभी। और प्रोफेसर्स आर वेरी नाइस, दे हेल्प अस इन ईच एंड एवरीथिंग। और उसके एडिशन में भी इवेंट्स भी रहते हैं। इवेंट्स आर लाइक द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ वीआईटी। बहुत सारे क्लब्स है, तो ऐसा नहीं कि आप अपने 2 साल पढ़ाई की तो बाद में एन्जॉयमेंट है। सो जस्ट फोकस ऑन योर प्रिपरेशन नाउ, बाद में कॉलेज लाइफ सबको ही एन्जॉय करनी है। और जैसे मैंने कहा कि हमारे टीचर्स बहुत सपोर्टिव है, इवेंट्स भी है, तो आई वाज़ ट्राइंग फ्रॉम माय सेल्फ कि मेरा भी यूट्यूब चैनल है सुरभि निकम नाम का। वहाँ पे मैंने पहले भी बहुत सारे काउंसलिंग वीडियोज़ सीईटी के बारे में ही पोस्ट किए हैं। आई आल्सो थॉट ऑफ कि जो मैं जिस फेज़ से गई उसका कुछ तो फ़ायदा मेरे जूनियर्स को होना चाहिए। सो आई अपलोडेड वीडियोज़ अबाउट इट। और अभी जैसे कि मैंने अभी बोला कॉलेज लाइफ है तो थोड़ा-सा शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन आई एम ट्राइंग टू कंटिन्यू इट इन माय यूट्यूब चैनल। एंड जल्दी आपको बहुत सारे अच्छे वीडियोस आ जाएँगे। सो यस, ये हमारा पूरा कॉलेज लाइफ है, बहुत अच्छा है। सिर्फ पहले अभी आपको प्रिपरेशन पूरा मन लगा के करना है, बाद में कॉलेज लाइफ में बहुत सारी एन्जॉयमेंट थी। यस, सुरभि निकम का जो यूट्यूब चैनल है उसकी लिंक मैं आपको दे दूँगा। आप उसको फॉलो कर सकते हो। आप वहाँ पे देख सकते हो, वहाँ पे सुरभि दीदी आप सभी स्टूडेंट्स को गाइड करेंगी इन काउंसलिंग ऑल्सो, इन एवरीथिंग। आपको क्या-क्या, कैसे-कैसे सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएँगे। यू आर जस्ट गो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लेट्स एंड दिस इंटरव्यू। बिफोर एंडिंग, एनी फाइनल टिप्स इफ you want to give to the students? Okay, so the final tip I would give is कि सेल्फ मोटिवेशन इज़ नॉट अ बिग थिंग। आपको सिर्फ एक क्लियर ड्रीम ऑफ योर जो भी कॉलेज है वो रखना है। और आपको एक ही ध्यान में रखना है कि अगर आप पूरे मन लगा के पढ़ रहे हो तो कुछ रिजल्ट की चिंता मत करो, क्योंकि एट लास्ट माय फोकस वाज नॉट ऑन माय रिजल्ट। आई जस्ट वांटेड कि बाद में मुझे रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि उस वक्त मुझे टाइम था और मैंने किया नहीं, प्रिपेयर किया नहीं, तो बाद में रिग्रेट्स नहीं रहना चाहिए। ऑल दैट यू हैव टू डू इज जस्ट प्रिपेयर एंड गिव योर 100%। और यस, अपने पेरेंट्स की सुनो, अपने टीचर्स की सुनो, दे आर द वन हु हेल्प मी अ लॉट। या एंड दैट्स ऑल, थैंक यू। ओके, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आज का इंटरव्यू कैसा लगा। मेरे हिसाब से तो ये वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यू रहा। आपको सुरभि ने सारी चीज़ें एकदम प्रॉपरली, एकदम प्रिसाइज़ली और इन डेप्थ एक्सप्लेन किया है। सब्जेक्ट वाइज़ आपको क्या करना चाहिए, जो डिफ़िकल्टीज़ आ रही है उसको कैसे टैकल करना चाहिए। सारी आंसर्स इसने जो है काफ़ी अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है। अगर ये इस इंटरव्यू अगर आपको पसंद है तो लाइक करो, कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको क्या पसंद आया एंड वीडियो पसंद आया, इंटरव्यू पसंद आया या नहीं आया, ये भी आप मुझे शेयर कर सकते हो। यस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर ऐसी और एक नेक्स्ट इंटरव्यू में। तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट्स को ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करो एंड यू विल विन द टॉप कॉलेजेस वेरी सून। अभी बस थोड़ा ही टाइम है, बस थोड़े टाइम मेहनत करना और उसके बाद आप एन्जॉय कर ही सकते हो। चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।